हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आज के नए क्लास में। और इस क्लास में हम लोग का भी जो टाइम है ये अपना टाइम है आर्ट्स वालों के लिए। और मैंने आज क्लास का आपको नया रूटीन भी दिया और क्लास के रूटीन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि कब किसका किस में क्लास होगा। और आई थिंक जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया, इस पीडीएफ से ये भी आपको क्लियरेंस हो गया होगा कि किसको कौन सा क्लास करना है, क्योंकि पीडीएफ में एक तो क्लास का रूटीन अच्छे से बताया गया है, इसके साथ नीचे में बताया गया कि पीडब्ल्यूसी में किनको क्या क्लास करना है, मीन्स बीए वालों को कौन कौन सा क्लास करना है, बीएससी वालों को कौन कौन सा क्लास करना है, इसी तरीके से सीएईटी या फिर पटना यूनिवर्सिटी के लिए किनको कौन सा क्लास करना है, ये सब कुछ उसमें क्लियर दर्शाया गया है। और इसी के अकॉर्डिंग अभी जो अपना क्लास है, ये क्लास किस चीज के लिए, हालांकि क्लास 2 बजे से ही था लेकिन बट इसको 10 मिनट और डिले हो गया, 2:10 से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। और ये क्लास है पॉलिटी का, पॉलिटिकल साइंस का। और पॉलिटिकल साइंस के क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आपको बताते चले कि लास्ट टाइम तक जो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, ये कंटेंट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो इसमें से अभी पॉलिटिकल साइंस को लेकर के 2 क्लास हुआ था। एक पहला हुआ था जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान बनने के पीछे की जो हिस्ट्री थी, जिसमें अंग्रेजों ने कैसे अलग अलग रेगुलेटिंग एक्ट लाए, कैसे कैसे गवर्नेंस किया, ये सारी चीजों को लेकर के क्लास 1 में हमने डिस्कस किया। इसके बाद दूसरा जो क्लास हुआ वो हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन कैसे हुई, मेकिंग प्रोसेस कैसे हुआ, इससे रिलेटेड भी दूसरा क्लास हो गया। जिसमें हम लोगों ने जाना था कि टोटल जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने क्या किया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी इनको लीड किया था और लीड करके क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया। और फॉर्मेशन होकर के फाइनली जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 नवंबर 1949 को ही बन करके तैयार हो गया था। और कुछ रूल्स लागू भी हो गए थे, कुछ रूल्स एप्लीकेबल भी हो गए थे, अप्लाई भी कर दिए गए थे। फिर इसको 24 जनवरी 1950 को इसको अप्रूवल दिया गया हमारे इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम से। और इसके बाद इसको 26 जनवरी 1950 में सॉरी, ये क्या कर दिया गया, पूरे इंडिया के लिए इसको अप्लाई कर दिया गया। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के 2 क्लास हुआ था। आज का जो तीसरा क्लास है, इसमें हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द फ्यूचर्स, व्हाट आर द स्पेशल फ्यूचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जिसमें क्या आर्टिकल होता है, क्या शेड्यूल होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, मतलब भाग क्या है, अनुसूचियां क्या है, अनुच्छेद क्या है, इससे संबंधित ये चीज के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इन द मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन चल रहा था उस टाइम जो हमारा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया है, इसमें से जो बनाने वाले मेंबर्स थे उन्होंने कहाँ कहाँ के देश के संविधान से सपोर्ट लिया था, मीन्स दूसरे देश के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है, इसके बारे में बात करेंगे। सो ऑल ओवर कर सकते ये क्लास तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलते ये वाला क्लास भी छूट गया, पहला क्लास भी छूट गया, दूसरा क्लास भी छूट गया, चलिए उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तीसरा क्लास आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तीसरे क्लास में ये सारी चीजों का क्या है, इसमें डिस्कशन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। और इस सेक्शन से आई थिंक अगर आप बीए वाले हैं या फिर अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के लिए हैं तो लगभग आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो आज का क्लास है इसी से आपका डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है, जिसमें इसका जो नोट्स है, इस नोट्स वाला पीडीएफ मैं ऑलरेडी क्लास में दे चुका हूं। इसके पीडीएफ में देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पीडीएफ में डिस्कशन है और अच्छे से पूरे संविधान को बताया गया। तो मैं बाकायदा आपके ही पीडीएफ, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है, उसी के सपोर्ट से सारी चीजों को करके 1 बाय 1 करके मैं क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ताकि आपकी क्या हो, चीजें क्लियर हो सके। तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूं। अब जो पीडीएफ का मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको मैं स्टार्ट करता हूं। आवाज आपको जा रही होगी सही से? सो लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं और चीजों को एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैंने पहले के क्लास में तो खैर ये हुआ था कि जो ब्रिटिश सिस्टम है, जो हमारे पास जो ब्रिटिशनर्स जो इंडिया पे गवर्न कर रहे थे, राज कर रहे थे, उन्होंने कैसे रूल्स का फॉर्मेशन किया था, ये था दूसरे क्लास से। अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम लोग सही से सीख रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, भारतीय संविधान होता है। और भारतीय संविधान है क्या, तो भारतीय संविधान एक हैंड रिटन क्या है, एक सिस्टम है। हैंड रिटन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन का एक कलेक्शन है, रूल्स एंड रेगुलेशन का एक कलेक्शन है। और ये कलेक्शन के सपोर्ट से, इसी कलेक्शन के सपोर्ट से क्या होता है, पूरी हमारी जो इंडिया की जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, चल रही है। यही है जो हमारा जो संविधान के तहत में पूरी जो सिस्टम है, पूरा जो इसका जो सिस्टम को चलाने जाने की जो रूल्स है, ये सारी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से चल पा रही है।
अगर इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर सबसे स्पेशल बात के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि जो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी संविधान है, जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे यहाँ की, यानी सबसे अगर लार्जेस्ट आपसे पूछ दे तो ये पहला क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कि ये इंडिया का है। हो सकता है आपके पास इंडिया रहे, अमेरिका रहे, फ्रांस रहे और भी कई सारे कंट्रीज है, बस ध्यान रखिएगा पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी जो हैंड रिटन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हैंड रिटन है, ठीक है, मौखिक नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ हैंड रिटन है। ये बात जान गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं आपको थोड़ी सी अगर इनिशियली से बातें बताऊं कि स्टार्टिंग पीरियड से लेकर के मैं चीजों को कलेक्ट करूं तो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले इसके बारे में बात रखा था, तो एम एन रॉय का बात याद रखिएगा, पहला बात। सारी चीजें पीडीएफ में डिस्कस है। दूसरी बात क्या है कि 1935 में इसको इंडियन के कांग्रेस, इंडियन जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था। बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि ज्यादा चीजें बता सकूं, और इसको नोट्स में आप लिखिएगा, जैसे से मैं बताते जा रहा हूँ इस तरीके से अपना नोट्स भी तैयार कीजिएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो इंडियन कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया 1935 में। इसके बाद इसको पूरी ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो बात है ये पूरी जोर पकड़ ली, ये पूरी कह सकते हैं कि ये बातें सामने आ चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा इसको लेकर के क्लियरेंस हो गया था, और अंग्रेजों ने भी इसको लेकर के इन्फ्लुएंस दिखाया था, इसको लेकर के सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि जब 1938 में इसको लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इसको लेकर के इसको एक्सप्लोर किया, मतलब इसको लेकर के बृहद पैमाने पे क्या किया, डिमांड किया, ठीक है। तो ये इंडियन कांग्रेस ने इसको लेकर के डिमांड किया था, किसके लीड में, जवाहरलाल नेहरू के लीड में 1938 में। इसके बाद 1940 में ये एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब जो यहाँ पे जो ब्रिटिश सिस्टम जो इंडिया में गवर्न कर रही थी, जो यहाँ पे राज कर रही थी, वो उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया कि ठीक है आप अपने लिए क्या कर लो, सिस्टम बना लो। और इसी को क्या कहते हैं, ये हमारा आता था अगस्त के ऑफर में, ठीक है। तो अगस्त का ऑफर वाला भी ध्यान रखिएगा, 1940 में हुआ ये, 1940 तक मैं आपको पहुंच चुका हूं, आगे बढ़ रहा हूं आपके साथ। 1940 के बाद 1942 में अगस्त के ऑफर में एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन 1942 में इसको क्रिप्स के मिशन में इसको अप्रूवल मिल गया, क्रिप्स के मिशन में इसको अप्रूवल मिल गया, क्या कि ठीक है आप अपना संविधान को बना लीजिए। तो ये हमारा अप्रूवल हुआ, और उन्होंने अप्रूवल में क्या कहा था, यानी जो स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, ये यहाँ के सचिव थे, और इन्होंने स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या कहे थे कि ठीक है आप बनाइए, लेकिन आप बनाइएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाइएगा। मतलब जो इंडियन जो पॉलिटिशियंस थे इनको जो स्टेफोर्ड क्रिप्स है ये कहे थे कि ठीक है आप अपने यहाँ का संविधान बनाइएगा, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कीजिएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ, 1945 में। इसका कहने का मतलब जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान बनाने की प्रक्रिया है, वो कब स्टार्ट होगा, 1946 में स्टार्ट होगा, और इसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट भी हुआ। स्टार्ट क्या हुआ, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ गई थी कि ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कोई एक आदमी तो बनाएगा नहीं, तो इसके लिए डिसीजन हुआ, इसके लिए ब्रिटिश जो यहाँ के जो सिस्टम था, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप संविधान बनाइए, लेकिन कोई एक आदमी मिल करके बनाएगा तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे पर्सन क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो कितने पर्सन को भाग रखा जाए, ये सारी चीजों को क्या किया गया, डिसीजन किया गया, और इसमें डिसीजन हुआ कि इस बैठक में 389 मेंबर्स होंगे। मतलब ये जो संविधान बनाने का काम है इसमें 389 व्यक्ति एक साथ मिलकर बैठेंगे, और इसके बाद विचार विमर्श होते जाएगा, और जैसे से विचार विमर्श होते जाएगा वैसे वैसे जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिसीजन लिया, किसने डिसीजन लिया, ये सजेशन दिया, और इसको कह सकते हैं ये जो ब्रिटिश यहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम थी, उन्होंने इंडियन जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, इसके साथ उस टाइम मुस्लिम लीग थी और भी जो सारी पार्टियों थी, उनको कहा गया, तो इसी के अकॉर्डिंग काम हुआ। तो इसको लेकर के कि अब जो 389 मेंबर्स है, इसमें 389 मेंबर्स में ये हुआ कि 293 क्या होंगे, 293 मेंबर्स होंगे यहाँ से, चूंकि उस टाइम इंडिया में ये, अगर आप इसको इन शॉर्ट इस तरीके से समझते हैं, ये अपना क्या है, अगर आप इंडिया इस तरीके से समझ लेते हैं, तो उस टाइम के इंडिया में कौन कौन गवर्निंग था, मतलब ये कहानी कब का है, 1946 का कहानी है। 1946 के टाइम में कुछ राजा भी थे, किन्हीं किन्हीं का किंगडम था, जैसे कश्मीर के राजा थे, इधर नीचे साइड में दक्षिण में कुछ राजा थे, कुछ इधर पश्चिम के स्टेट्स में राजा थे, कुछ इधर के भी राजा थे। तो उस टाइम जो 1940 सिस्टम का जो गवर्नमेंट था, उस टाइम वो सिस्टम में कई सारे किंगडम भी थे, एंड मतलब कई सारे राजा महाराजा का भी राज था, और साथ साथ में अंग्रेज का भी राज था, मतलब ब्रिटिशियन का भी राज था। तो जहां ब्रिटिशनर का राज था, मतलब जिस स्टेट में या जिस लोकेशन पे जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जहां पे गवर्निंग कर रही थी, तो वहां पे कौन थे, वहां पे इंडियन जो पीपुल्स थे वो थे। तो यहाँ डिसीजन क्या हुआ कि ठीक है 389 सीट रखा जाएगा, और इस 389 सीट में से ये डिसीजन हुआ कि 293 जो मेंबर्स होंगे
वो होंगे ब्रिटिश लोकेशन से, मतलब जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज है वहां के भारतीय व्यक्ति होंगे। और बाकी जो सीट है इसमें से, इसमें जो बाकी जो सीट है, इसमें इसमें टोटल जो सीट है इसको इस तरीके से रखिएगा, इसमें होगा 73 क्या होंगे, 73 होंगे राजा, राजा के लिए सीट रखा गया, किंग्स के लिए रखा गया 73, और 293 रखा गया ब्रिटिश के लोकेशन से। तो अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो इसमें से और भी कुछ सीट थे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। टोटल जो सीट था 389 था, 389 में से इसमें 293 लास्ट टाइम तक ये पार्टिसिपेट किए थे, हालांकि और भी कुछ मेंबर्स थे, बट वो इसमें मुस्लिम लीग वालों ने भी क्या किया था, इसका बहिष्कार किया था। खैर ये तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन बस इतना पूछेगा कितने मेंबर्स का रखा गया था, तो 389 हो गए, 73 किंगडम के लिए रखा गया था, ये हो जाएंगे। इसके साथ में तो यहाँ जो सीट्स को लेकर के था, इसमें ये लास्ट टाइम का मैं बता दिया आपको, यहाँ ध्यान रख लीजिएगा। ये जो जब संविधान बनने का काम स्टार्ट हो गया था उस टाइम 73 मेंबर्स रहे थे। कब, इसको थोड़ा सा चीजों में क्लियर करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इस तरीके से रखिए। 389 मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स में 296 मेंबर को रखा गया था स्टार्टिंग टाइम में। चूंकि जो हमारा संविधान है, संविधान बनाने की प्रक्रिया 1946 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन साथ साथ आपको पता है कि 1947 में क्या हो गया था, हमारा देश भी बट गया था, एज ए पाकिस्तान और इंडिया के फॉर्म में देश बट गया था। तो इस बीच वाले टाइमिंग में क्या होंगे, जो मेंबर्स पहले थे, जैसे मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जो मुस्लिम लोग के मेंबर्स ये सब थे, वो मुस्लिम लोग के मेंबर्स क्या हो गए थे, ये चले गए थे पाकिस्तान को लेकर के। तो इस टाइम एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो 296 मेंबर्स थे, ये 296 मेंबर्स पहले स्टार्टिंग में, और इसके साथ साथ में 93 थे राजा लोग के लिए, यानी 93 सीट था राजा लोग के लिए, और 296 सीट था यहाँ के ब्रिटिश पीपुल्स के लिए, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में जो राज कर रहे थे उनके लिए। फिर यहाँ से चीजें कुछ और चेंज होगी। क्या चेंज होगी, जो 296 जो ब्रिटिश पीपुल के लिए रखा गया था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में जो राज कर रहे थे, इसमें से 4 सीट ब्रिटिश गवर्नर के लिए था, मतलब ब्रिटिशनर्स जो गवर्नर थे उनके लिए 4 सीट रखा गया, और प्योरली 292 इंडियंस के लिए रखा गया था, जो इंडियंस जो पर्सन्स थे जो ब्रिटिश सरकार में जो रह रहे थे उनके लिए 292 सीट रखा गया। अब देखिए फिर आगे चेंजिंग होगी, 292 हो गया, इधर साथ में 4 हो गया, और यहाँ राजा के लिए क्या हो गया, 93 हो गया। इस तरीके से हो गया। अब क्या होगा, ये संविधान बनाने की प्रक्रिया 1946 में यह स्टार्ट हो चुकी थी। अब जो मेनली जो वोटिंग हुआ, वो वोट किसके लिए हुआ, 292 के लिए वोटिंग हुआ, और ये जो वोटिंग का प्रोसेस है, ये जुलाई अगस्त 1946 में ये वोट होने का काम स्टार्ट हो गया। वोटिंग होने के बाद में फिर इसमें जो मेजर जो सीट लिया गया, ये मेजर सीट इंडियन कांग्रेस ने जीता, मींस मेजर जो सीट है ये इंडियन कांग्रेस ने जीता। और इसके साथ मुस्लिम लीग ने भी वोट जीता, मतलब मुस्लिम लीग भी क्या किए, इस मेंबर्स में पार्टिसिपेट किए, इसमें मेंबर ने क्या किया, पार्टिसिपेट किए। अब इसमें से जिसमें से 208 सीट इंडियन कांग्रेस को गया, 208 इंडियन कांग्रेस को चला गया, इसके साथ मुस्लिम लीग को 73 गया, और 15 इंडिपेंडेंट को मिला इस 292 में। बाकी जो 4 सीट रहा था वो बताए थे कि जो ब्रिटिश जो गवर्नर के तौर पे, मतलब इंडियन ही पर्सन थे, जो ब्रिटिश के चीफ के फॉर्म में थे, या कह सकते हैं गवर्नर के फॉर्म में रखा गया था, वो 4 सीट उन्होंने लिया था। तो 296 का अपना हिसाब हो गया, 296 में 292 के लिए वोटिंग हुआ, जिसमें से 208 अपना इधर हो गया, इंडियन कांग्रेस को मिला, 73 मुस्लिम लीग को मिला, और 15 क्या मिला, इंडिपेंडेंट वालों को मिला। अब ये सीट को लेकर के बात हो गई। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं कि जुलाई और अगस्त में इस सीट के लिए क्या हो गया, वोटिंग हो गया 1946 में, मींस जुलाई अगस्त तक हम लोग आ चुके हैं, वोटिंग हो चुका है, वोटिंग का रिजल्ट हो गया। ये रिजल्ट डिसाइड किया कि अब ये सारे क्या बन गए, ये सारे मेंबर्स बन गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, मतलब बैठक में ये सारे क्या करेंगे, अब पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब टाइम किस चीज का आ गया, बैठक लगने का टाइम आ गया। तो जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को, जो पहली बैठक लगी, अब इसके लिए 9 दिसंबर 1946 को लगी, यहाँ वाला ध्यान रखना है। 9 दिसंबर 1946 के
बैठक में, ये जो बैठक हुआ इसमें मात्र 211 मेंबर्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। बहुत ने क्या किया था, बहिष्कार किए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले चाह रहे थे, मतलब 1946 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही 1945 के बाद से ही मुस्लिम लीग लगातार इस इंडिया डोमिनो को बांटने का बात कर रहे थे, मतलब एक अलग राष्ट्र, एक अलग कंट्री बनाने को लेकर के लगातार डिमांड कर रहे थे। 1945 के ही 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही वो क्या कर दिए थे, मुस्लिम लीग वाले भी लगातार डिमांड कर रहे थे। ऐसे सिचुएशन में संविधान बनने का भी काम हो गया इंडिया में, वोटिंग भी हो गया। चलिए, मुस्लिम लीग वालों ने पार्टिसिपेट भी किया, सीट भी जीता, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहिष्कार किया। तो 9 दिसंबर वाली पहली बैठक हुई जिसमें 211 मेंबर्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और इस टाइम में चूंकि पहली बैठक थी, मतलब सारे आदमी यहाँ पे बैठ गए, 211 मेंबर्स हैं, अब एक हॉल में सारे पर्सन बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे बात आ गया कि अब इस मीटिंग का मेन मोटो क्या है, इस मीटिंग में क्या काम होगा। इसके लिए किसी एक आदमी को क्या किया गया, एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे एक आदमी ने काम किया। वो कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्यों थे, क्योंकि ये क्या थे, सबसे सीनियर थे इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बने, मतलब अस्थायी क्या बने, इस ये जो अपना असेंबली है इसके अध्यक्ष बने। तो ये वाली बात याद रख लीजिएगा। इसके बाद अब 9 दिसंबर 1946 तक हम लोग बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 से आगे बढ़ते हैं तो दूसरी बैठक लग गई 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ये दूसरी बैठक है 11 दिसंबर को। और इस टाइम अब जो बैठक हुआ, इस बैठक में अब ये बैठक लग चुका है। अब इस बैठक में बात आ गया कि टेम्पररी प्रेसिडेंट से तो काम चलेगा नहीं। वैसे सिचुएशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे इसको घोषित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये बन चुके हैं परमानेंट। इसके साथ में 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बने। वाइस प्रेसिडेंट मतलब से पूछेगा नहीं, प्रेसिडेंट वाला बात पूछेगा, तो इसलिए प्रेसिडेंट बात को रख लेना है। और इसके लिए चूंकि ये संविधान बनाने के काम को लेकर के प्रेसिडेंट तो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि ये प्रेसिडेंट तो लीड करेगा। ये जो प्रेसिडेंट है ये तो लीड करेगा, बट इसको कोई एडवाइजर भी चाहिए। तो इसको लेकर के जो एडवाइजर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर थे, यही थे भीमराव, ये अंबेडकर थे, बी.एन. राव थे, सॉरी बी.एन. राव थे, ठीक है। ये इसको लेकर के क्या थे, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इसके बाद यहाँ हो गया परमानेंट वाली बात, मैंने आपको बता ही दिया कि राजेंद्र प्रसाद बन गए थे परमानेंट। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 तक बढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो 13 दिसंबर 1946 के बारे में बात करते हैं। ये तीसरी बैठक है। इस तरीके से कई सारे बैठक हो गए, ये तीसरी बैठक है। और तीसरी बैठक में बात हो गया कि चलिए परमानेंट प्रेसिडेंट बन चुके हैं और टेम्पररी प्रेसिडेंट के तो काम खत्म हो गया। 9 दिसंबर वाली बैठक में ही 11 दिसंबर वाली बैठक में परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद हो चुके हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट हो चुके हैं। अब आ गया कि भाई हम लोग को संविधान बनाना है कि संविधान का जो मेन टारगेट था बनाने का, इसको लेकर के डिस्कशन स्टार्ट हुआ। मेन डिस्कशन कह सकते हैं कि 13 दिसंबर को हुआ। इसमें बात किया गया एम को, मीन्स टारगेट को, क्या हमको बनाना है, संविधान किस प्रकार का बनाना है। तो इसको लेकर के ये जो लीड किया गया था, ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ये लीड किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा से। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा से इसको लेकर के लीड किया गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसको लीड किया। अब यहाँ से संविधान बनाने का जो मेन काम है वो स्टार्ट होगा। ये पहला फेज होगा संविधान को लेकर। इसके साथ आपको ये भी पता है कि जैसे ही संविधान बनाने को लेकर के फिर इसी तरीके से बैठक पर बैठक होते गया। लेकिन बीच के टाइम आते आते तक ये आपको पता है कि 1947 में 3 जून 1947 को इसको लेकर के 3 जून 1947 को लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये डिसीजन कर लिया गया कि ठीक है, अब हम जो इंडिया है इसको मैं क्या कर दूंगा, बांट दूंगा, इसको एज ए पाकिस्तान भी दे दूंगा। इस तरीके से इन्होंने क्या कर लिया, डिसीजन कर लिया। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसीजन दे दिया, ये कह सकते हैं एज एक रूल के तौर पे पास कर दिया कि अब आपका क्या होगा, देश बटेगा। और इसके लिए जो डेट डिसाइड हुआ देश बटने का, वो क्या हुआ, 14 से 15 अगस्त के मिडनाइट में ये डिसीजन हो गया कि अब क्या करना है, देश को बांट देना है, ठीक है। मतलब ये डिसीजन बन गया 3 जून 1947 को ही। और इसको लेकर के बांटने का जो काम था ये 14 से 15 अगस्त के बीच वाले नाइट में ये वाला काम हुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसी तरीके से संविधान को लेकर के लगातार बैठकें हुई, लगातार संविधान को लेकर के काम होते गया। और फाइनली जो हमारा संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, हमारा संविधान रेडी हो गया, बन करके तैयार हो गया था। तो संविधान बनाने का जो काम है ये कह सकते हैं आप इसको 9 दिसंबर से रख सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ ये काम, और ये काम 26 नवंबर 1949 के आसपास में ये आपका क्या हो गया,
ये चीजें हमारे लिए रेडी हो गई। ठीक है, इतना टाइम इंटरवल में लगभग ये जो हमारा संविधान बनाने का काम है ये हमारा रेडी हो गया था। अब इसके बाद चूंकि संविधान कोई छोटी चीज तो थी नहीं, इसमें कई सारे टॉपिक्स थे, कई सारे मुद्दे थे, और सब मुद्दों पे इसके लिए अलग अलग कमिटियां भी बनाई गई, अलग अलग कमिटी बनाया गया ताकि वो अलग अलग टॉपिक पे क्या कर सके, सोच सके, अलग अलग टॉपिक पे चीजों को क्या कर सके, इसको लेकर के सजेशन दे सके। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछता है, यह इसका ड्राफ्टिंग कमिटी, यह है इसका ड्राफ्टिंग कमिटी। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी का ही मेन काम था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिखने का जो मेन काम था, जो रूल्स थे इसको लिखने का, हैंड रिटन करने का मेन काम इसी को था, इसी कमेटी का था। और इस कमेटी के जो चीफ थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, इस कमेटी के जो चीफ थे ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बी.आर. अंबेडकर जी थे। ये क्या थे, इसके लीडिंग थे, यही इसके प्रेसिडेंट थे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा, इस चीज को ध्यान रखना है, पूछने वाले में यही आपसे मेनली पूछेगा। तो इस तरीके से अब ये जो हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके बारे में अगर स्पेशल बात क्या है तो पहली बात है कि प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रेसिडेंट है। इसके बाद इसको लेकर के ये जो भीमराव अंबेडकर वाली जो टीम है जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इन्होंने भी कई बार चीजों को प्रस्तुत किया, मतलब कई बार कह सकते हैं कि लिख लिख करके इन्होंने पेज में देना स्टार्ट कर दिया, और जब भी बैठक होता था तो वो सारे मेंबर्स क्या करते थे, पढ़ते थे और उसके बाद राय विचार सलाह देते थे कि ठीक है ये चीज गलत है आप इसको सुधार दीजिए, ठीक है ये चीज गलत है ये चीज को आप सुधार दीजिए। इस तरीके से कई बार इसको क्या किया गया, फेरबदल भी किया गया। लेकिन इसको लेकर के जो पहली बार दिया गया था ये फरवरी 1948 में दिया गया पहली बार। ठीक है, इस तरीके से फिर हुआ कि चलो फिर इसमें हुआ डिसीजन कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो फिर इसमें अक्टूबर 1948 में दूसरा आया। इस तरीके से कई सीरीज इसके भी आते गए ताकि फिर इसमें चेंजिंग करती गई। लेकिन फाइनली जो अप्रूवल मिला वो कब मिला, 26 नवंबर 1949 को जो ये मसौदा समिति है, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, जो इसने रूल्स को बनाया था, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे इन्होंने अप्रूवल दे दिया कि चलिए अब फाइनली हमारा जो संविधान है वो ठीक ठाक है, इसको लेकर के सहमति तैयार हो गया। तो इस तरीके से जो संविधान बनाने का जो काम है वो 26 नवंबर 1949 को ही कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आपको पता है कि 1947 के टाइम में जो हमारा जो देश है ये भी हमारा क्या हो गया, विभाजन हो गया, मतलब अंग्रेज यहाँ से चले गए। तो यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो कैसे चलाया जाए, तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो असेंबली मेंबर्स थे, जो असेंबली मेंबर्स यहाँ के संविधान बना रहे थे, इन्हीं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जब तक आपके देश की कोई सिस्टम ना बन जाए तब तक आप क्या कीजिए, देश को चलाइए। थी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली जो मेंबर्स थे वही इंडिया में एज ए लेजिस्लेटिव, एज ए विधायिका के तौर पे काम भी किए थे, मतलब इन्हीं का काम था देश को चलाना। इस तरीके से हमारा देश चला जब तक हमारा संविधान रेडी नहीं हुआ। फाइनली जाकर के संविधान जब रेडी हो गया, रेडी के टाइम मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, संविधान रेडी हो गया। और इसके बाद में फाइनली इसको 24 जनवरी 1950 में इसको जाकर के क्या मिल गया, 1950 में इसको जाकर के सारे जो इंडिया पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे इसको साइन कर दिया गया। अंडर द साइन इसको लेकर के क्या हो गया, अप्रूवल हो गया। इसके बाद इसको लेकर के अप्रूवल हो गया, और अप्रूवल होने के बाद में फाइनली फिर हम लोग को 26 जनवरी 1950 को इस पूरे देश के लिए इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। क्योंकि 26 जनवरी, इसके पीछे की एक बात है क्या, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट पहले भी किया गया था। इसलिए ये जो 26 जनवरी का डेट है ये थोड़ा सा वैल्यूबल हो गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 24 जनवरी को अप्रूवल मिल गया, सारे पार्लियामेंट ने इस पे अपने साइन कर दिए, अंडर साइन इसको कर दिया गया। तो उन्होंने सोचा अब लेट क्यों किया जाए, तो एज ए देखा गया कि एक अच्छा डेट है, इस डेट पे हम लोगों ने पहले डिसाइड भी किया था कि हम लोग को कंप्लीटली फ्रीडम चाहिए, तो इसलिए इस 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, संविधान लागू हो गया। यानी अब हमारा संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। मैंने जो पिछले जो 3-4 से 5 सालों का जो हिस्ट्री था इसके सारे पोर्शन को मैंने बता दिया। इसके क्लास इसी सेक्शन में आपको मिलेगा, इसका क्लास अपलोडेड है। इसका जो पहला क्लास है, दूसरा क्लास है जिसमें डिटेल में सब डिस्कस हुआ था, इसका क्लास आपको यही रिकॉर्डेड लेक्चर वाला सेक्शन में, जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर के सेक्शन में जाइएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर 2024 में जाइएगा तो वहां पे आपको मिलेगा क्या, पीडब्ल्यूसी में मिलेगा बीए करके, बीए वाला फाइल को खोलिएगा तो वहां मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस करके, उस पर खोलिएगा आपको क्लास मिल जाएगा। और जो पटना यूनिवर्सिटी वाले हैं उनके लिए क्या होगा, अपना रिकॉर्डेड लेक्चर 2024 खोलिएगा तो उनको मिलेगा आर्ट्स स्ट्रीम, आपको आर्ट्स स्ट्रीम वाला फाइल फोल्डर खोलना है
तो आर्ट्स स्ट्रीम में फिर पॉलिटिकल साइंस में आपको खोलना है, मिल जाएगा। पिछला दोनों जो क्लास है ये आपको मिल जाएगा। हालांकि इस क्लास को जीके में भी अटैच किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये मेनली कह सकते हैं ये तीसरा क्लास है, लेकिन पूरा क्लास का जो बात था यहाँ पे इंक्लूड कर दिए थे जो जो टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात करें। यहाँ एक होता है प्रियम्बल, एक बात होता है प्रियम्बल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना मीन्स पूरा एक ओवरव्यू, क्या है, ओवरव्यू है, यानी हमारा संविधान क्या कहता है हमको इसको लेकर के एक ओवरव्यू प्रस्तावना के द्वारा बताया जाता है। तो प्रियम्बल को क्या करते हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसको ओवरव्यू कहते हैं। मतलब अगर आपको संविधान की जो सारी बातें अगर आपको जानना है, मतलब संविधान क्या कहता है, कैसे काम करता है, ये सब को लेकर के हमारी प्रियम्बल में ये सारा डिस्कशन कर दिया जाता है। ये प्रियम्बल वाली बात है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। और जो कहानी क्या था बनने को लेकर के ये सब मैंने आपको बता दिया। अब अगर प्रियम्बल के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, मतलब प्रस्तावना, आपको देखा होगा इस तरीके से होता है प्रस्तावना। एक पेज में यहाँ पे साइन है हमारा और इसमें लिखा गया है कि हमारा ये जो भारतीय जो संविधान है ये क्या कहता है। तो आपने पढ़ा भी होगा और इसके पीडीएफ में मैंने आपको दिया है। इसमें लिखा गया यही सारी बातें कि हम भारतवासी यहाँ सब क्या है, एक संप्रभुत्व वाले देश है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कशन किया गया है। खैर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये जानिए। तो हमारा जो संविधान है, ये संविधान, ये जो हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या है, ये हमारा इंडिया के बारे में पहली बात करता है कि इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है, मीन्स यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का क्या है, संघ है। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा इंडिया है वो क्या है कि स्टेट्स का कलेक्शन है, स्टेट्स का है, और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज भी है। ये सबका क्या है, हमारा ये जो इंडिया है ये पूरा कलेक्शन है। तो ये पहली बात करेगा कि हमारा जो भारत है ये क्या है, तो भारत हमारा राज्यों और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, संघ है। संघ का मतलब क्या होता है, कलेक्शन है, ग्रुप है। ये पहली बात करता है। इसके साथ दूसरी बात की जाए तो इसकी जो मेन है, इसकी जो फर्स्ट पर्सन है ये किनको रखा गया है, इसके सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है, ये संघीय कार्यपालिका है, मीन्स जो ये क्या है, संघीय कार्यपालिका, या कह सकते हैं जो मेन जो लेजिस्लेटिव सिस्टम जिनके पास पूरा पावर है वो कौन है, राष्ट्रपति है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा पावर इनके पास है। इन्होंने क्या कर दिया, तो ये केंद्रीय कार्यपालिका, यानी कहने का मतलब जो सेंट्रलाइज जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, इसकी जो मेन जो है वो मेंबर कौन है, इसके लिए राष्ट्रपति है, यानी प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ने ही क्या किया, चीजों को अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंट ने ही फिर सिस्टम को बनाया, फिर लोकसभा राज्यसभा आया, इसके बाद केंद्रीय जो सिस्टम है इसको अडॉप्ट किया, जिसमें फिर प्राइम मिनिस्टर उसके काउंसिल मेंबर्स ये सब उसको सपोर्ट करते हैं। खैर ये चीजें यहाँ से नहीं पूछी जाएगी, आगे बढ़ते हैं। बैठकों का जो दौर था ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इंपॉर्टेंट, अब इसका फ्यूचर्स आ जाता है, फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। तो जब हमारा संविधान लागू हो गया इस देश के लिए, तो संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया। अब संविधान क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। जिस टाइम संविधान लागू हुआ तो उसमें जो हमारा मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन का जो पूरा कलेक्शन था उसमें क्या क्या था, तो रूल्स एंड रेगुलेशन में हमारा जो टोटल जो था उस टाइम में 22 भाग था, 22 भाग था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 22 पार्ट्स कहते हैं, ये हमारा पार्ट्स था। इसके साथ क्या था, इसके साथ 8 शेड्यूल था, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनुसूचियां कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। इसके साथ ही साथ क्या था, जो आर्टिकल था ये 395 आर्टिकल था, या फिर इसको हम लोग हिंदी में अनुच्छेद भी कहते हैं। ये आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। जिस टाइम हमारा संविधान बनकर के रेडी हुआ था उस टाइम में 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे और 395 हमारा आर्टिकल था। अभी प्रेजेंटली क्या हुआ कि चीजें बदली है, मतलब अभी वर्तमान में चीजें बदल गई है। अभी वर्तमान में अगर आज का मैं लेटेस्ट अगर डाटा बताऊं तो मैंने जब आर्टिकल के बारे में देखा गूगल पे तो 448 आर्टिकल्स बताया जाता है। बट ये जो 448 आर्टिकल्स अभी प्रेजेंट टाइम यानी आज के डेट में, यानी कह सकते हैं आज के अपना डेट में, यानी कि 15 फरवरी 2024 के डेट में अगर बात कीजिएगा तो 448 आर्टिकल अभी तक आ चुके हैं, मतलब 395 के बाद और भी कुछ आर्टिकल्स बने हैं। हालांकि इसको संविधान में 395 ही माना जाता है। जो नए नए आर्टिकल्स बने हैं वो इसी आर्टिकल के सब पार्ट कहलाते हैं। तो 395 ही नेट हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। जो भी नए आर्टिकल्स बने हैं वो इसके सब पार्ट के फॉर्म में बने हैं। इसके बाद आगे क्या चीजें हुई, इसमें चीजें हुई कि जो हमारा इसमें भी अभी हाल के टाइम में ये जो आप देख रहे हैं 22 भाग है, इसमें भी चेंजिंग हुई और वर्तमान में भी हमारे पास 25 भाग है, याद रखिएगा, यानी 25 हमारे पार्ट्स है।
बाकी 12 और इसके साथ जो हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल में भी चेंजिंग हुआ। ये हमारा शेड्यूल 8 से लेकर के 12 शेड्यूल बन चुका है। तो ये 12 शेड्यूल, इसके साथ 25 भाग और 448 हमारे पास आर्टिकल है। ये अभी लेटेस्ट का डाटा है, याद आपको यहाँ वाला रखना है, ठीक है। और वर्तमान में शेड्यूल रख लेना है कि वर्तमान में शेड्यूल क्या है, 22 है, इसको ध्यान रख लेना है। तो वर्तमान की क्या चीजें थी ये मैंने आपको बता दिया। सॉरी, यहाँ वर्तमान में क्या बताया, 12 है और पहले 8 अनुसूचियां थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ आपको ये ध्यान रख लेना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तो यहाँ के जो ड्राफ्टिंग मेंबर्स थे या जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, वो सब ने क्या किया था, उन्होंने दूसरे देशों के भी संविधान को स्टडी किया। उन्होंने दूसरे जो देश हैं, उन्होंने जो दूसरे जो कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्री के भी जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उन्होंने क्या किया, एनालिसिस किया। उन्होंने एक बार देखा, समझा और इसके बाद अपने इंडिया के लिए दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से भी चीजों को क्या किया, कलेक्ट किया, मीन्स चीजों को एडॉप्ट किया, मीन्स चीजों को लाया। तो हमारा जो संविधान है इसमें किसी दूसरे देशों के संविधान से भी कुछ चीजें ली गई है। क्या, कहां से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें आपसे पूछती है। अब क्या, कहां से लिया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ में आपको ये दोनों चीजें मैं आपको बता दिया हूं, क्या कहां से लिया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ही बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि जब संविधान बन रहा था तब आपको पता है कि यहाँ पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पे जब ब्रिटिश सरकार राज कर रही थी तो वो लाती थी भारत शासन अधिनियम 1935 में लाता है, जिसको क्या कहते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। ये हमारा क्या हुआ था, ये जो एक्ट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में अप्लाई किया था, इंडिया में लागू किया था। कब, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे राज कर रहे थे, इंडिया पे गवर्न कर रहे थे तब। तो इस वाले रूल से कुछ रूल लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या लिया गया, तो एक तो हमारा संघात्मक व्यवस्था लिया गया, यानी जो यूनियन सिस्टम है ये यहाँ से लिया गया, यूनियन सिस्टम हमारा लिया गया। इसके साथ क्या लिया गया, न्यायपालिका का जो ढांचा है, जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी यहाँ से लिया गया, इसके सपोर्ट से लिया गया। इसके साथ क्या लिया गया, लोक सेवा आयोग यानी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसको लिया गया। याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा ये सारी चीजें, तो आप इसका आंसर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ इमरजेंसी के भी सिचुएशन में कैसे डील करना है, ये भी सारी चीजें 1935 वाले एक्ट से ही लिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके साथ में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या क्या लिया गया, यानी जो ब्रिटिश संविधान है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो संविधान था, यानी कह सकते हैं ब्रिटिश करने का मतलब शॉर्ट में ब्रिटेन कह सकते हैं। तो ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया, तो ब्रिटिश से संसदीय व्यवस्था लिया गया, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, संसदीय व्यवस्था लिया गया, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया गया, संसदीय सिस्टम कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। इसके साथ एकल नागरिकता का भी सिस्टम लिया गया, यानी सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट लिया गया। कहां से, ब्रिटिश से, ब्रिटिश संविधान से, यानी कह सकते हैं ब्रिटेन से लिया गया, जो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ द्विसदनीय भी पॉलिसी, यानी डुअल जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी, यानी कहने का मतलब जो लोकसभा और जो राज्यसभा होता है ये भी कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो मंत्रिमंडल प्रणाली सिस्टम है, तो मंत्रिमंडल प्रणाली सिस्टम भी यहाँ से लिया गया है, ये चीज का भी ध्यान रख लीजिएगा। तो ब्रिटेन से क्या क्या इंपॉर्टेंट था इसके बारे में बता दिया हूँ, बाकी सब कुछ पीडीएफ में डिस्कशन लिया गया। इसके बाद अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से क्या क्या लिया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिया गया है, तो इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, मीन्स फ्रीडम होना चाहिए जुडिशरी पर्सन का, मतलब जो स्वतंत्रता करे उसकी क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ जुडिशरी लिया गया है। इसके साथ जो फंडामेंटल जो राइट्स है, जिसको हम लोग कहते हैं मूल अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही साथ इसके साथ ये चीज का एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है, यानी जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट पे जो महाभियोग लगा करके जो इनको हटाया जाता है, तो महाभियोग की जो भी प्रक्रिया है ये भी कहां से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से ही। इस दो चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा। ये दो तीन चीज है जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। अब बात करते हैं कि फ्रांस के सिस्टम से क्या क्या लिया गया है। अगर मैं बात करूंगा फ्रांस से क्या क्या लिया गया है,
तो इसमें कुछ बेसिक राइट्स लिए गए, जैसे कहने का मतलब ये अपना रह गया स्वतंत्रता की आज़ादी, यानी कहने का मतलब इसमें रख लीजिए फ्रीडम, इसके साथ आप रख लीजिए इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी समानता इसको हिंदी में कहते हैं। और ये दो बेसिक रख लीजिए, फ्रीडम का यानी स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके साथ इक्वलिटी यानी फ्रीडम का राइट और इक्वलिटी का राइट कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ अब आता है आयरलैंड से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट देश है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन जो आयरलैंड वाला क्वेश्चन है ये तो पूछ दिया गया था, इस बार के बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो कि किसको कहाँ से लिया गया, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आयरलैंड से नीति निर्देशक का तत्व लिया गया था, और नीति निर्देशक का जो तत्व है ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए इस चीज को भी क्या कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो नीति निर्देशक का तत्व जो पॉलिसी है ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा, राज्यसभा के लिए खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से बाकी विशेष डिस्कशन पीडीएफ में है, आप पीडीएफ को पढ़िएगा। जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस उसको मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा चीज पढ़ना भी नहीं पड़े और आपका काम भी बन जाए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये जो अपना ये जो आयरलैंड वाला था, इसको हम लोग, ये जो नीति निर्देशक तत्व है इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, ये हिंदी में नाम, ये जो इंग्लिश में इसका नाम है ये मैंने आपको बता दिया। नीति निर्देशक तत्व, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टिव, ये इसको हम लोग क्या कर देंगे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर बात करें तो ये जो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए हैं, तो जो कनकरेंट लिस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट, ये कहाँ से लिया गया है, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनकरेंट लिस्ट का मतलब होता है जिसमें कि दोनों का पावर हो, इसमें आपका केंद्र सरकार का भी पावर हो, यानी यूनियन जो गवर्नमेंट है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका भी पावर हो, और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका भी पावर हो। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे दोनों गवर्नमेंट के क्या होते हैं, हस्तक्षेप होते हैं, वैसे सूची को हम लोग क्या कर देंगे, कनकरेंट सूची कर देंगे, ठीक है। तो समवर्ती जो सूची है इसको यहाँ से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक चीज और रख लीजिए ऑस्ट्रेलिया वाला में, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी आपको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड को भी रख दीजिएगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, ये हो गई किस देश से क्या लिया गया है, इसी को कहते हैं व्यापार और वाणिज्य के लिए फ्रीडम, ये यहां से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या ये हमारे जो फ्यूचर्स थे, फ्यूचर्स के बारे में बात की। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बताया कि स्टार्टिंग के टाइम में हमारे पास क्या थे, 25 भाग थे, और साथ ही साथ क्या था, 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल थे इन द स्टार्टिंग में। अब ये आर्टिकल क्या होता है, इसके बाद ये जो पार्ट्स है, पार्ट्स क्या होता है, और इसके बाद शेड्यूल क्या होता है, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद, पार्ट्स को कहते हैं भाग, और इसको शेड्यूल को क्या कहते हैं, अनुसूचियां कहते हैं। अब ये है क्या, देखिए मैंने स्टार्टिंग के टाइम में क्या बताया, सारे रूल्स का क्या था, कलेक्शन था। तो इस तरीके से मान लेते हैं, जब भीमराव अम्बेडकर ने बना करके दिया होगा रूल, तो इसमें कई सारे पेजेस होंगे, मतलब कई सारा रूल होगा। तो जो सारा नियम था इसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं, मतलब जो रूल होगा उसको क्या कहेंगे, आर्टिकल कहेंगे। जैसे कह दे कि ये जो रूल्स का कलेक्शन, मतलब जो रूल है, जैसे मान लेते हैं ये नंबर 1 नियम है कि आपको यहाँ नहीं रहना है, एक मान लेते हैं आपको यहाँ नहीं रहना है, ये क्या हो गया, रूल हो गया। दूसरा हो गया कि भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होंगे। इस तरीके से जो रूल्स था इसी को हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल है। तो आर्टिकल सिंपल आर्टिकल आप समझ गए होंगे, आर्टिकल का मतलब रूल्स। अब इसके बाद आता है मेन पार्ट्स। अब जो संविधान है इसमें टोटल 395 आर्टिकल था स्टार्टिंग में। तो ये आर्टिकल क्या था, एक जगह आर्टिकल, ये आर्टिकल को क्लासिफाई करने के लिए, सिंपल करने के लिए इसको पार्ट बाय पार्ट इस तरीके से कर दिया गया, मतलब 395 को बांट दिया गया अलग अलग सीरीज में। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। तो कितना था भाग, भाग हमारा क्या था, 22 था। इसके साथ में अब आता है अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या था, इसको आप इस तरीके से पूरा आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। 395 हमारा आर्टिकल था, आर्टिकल को बांटा गया डिफरेंट डिफरेंट भाग में, यानी पार्ट्स में, और पार्ट्स को भी सिंप्लीफाई किया गया। एक जगह जो सेम चीजें थी उसको एक जगह रखा गया, तो इसी को क्या कहते थे, शेड्यूल कहते थे। इसको हिंदी में मतलब भी होता है अनुसूचियां, मतलब एक सूची में लिस्ट करना, ये शेड्यूल हो गया। इसके साथ संविधान को बांटना अलग अलग पार्ट्स में, इसको भाग कहते हैं, और जो पूरा कलेक्शन इसको क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। टोटल जो आर्टिकल्स था ये 395 आर्टिकल्स था।
तो अब जो जो स्पेशल आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स और जो पार्ट्स हैं और जो शेड्यूल है, इसको लेकर के अलग से दूसरे वीडियो में जानेंगे भी अगले क्लास में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट में पार्ट्स पे आ जाता हूँ। जो पार्ट्स है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कितना पार्ट्स था, 22 था, अभी वर्तमान में 25 है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखा गया हमेशा संविधान में कि कुछ भी ऐसा चेंजिंग ना किया जाए, इतनी बड़ी उथल पुथल ना किया जाए कि पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इसका सिस्टम ही बदल जाए, इसलिए वैसा काम कभी भी नहीं किया गया। और जितने भी सारे अभी नए नए जो आर्टिकल बने, मैं आपको बताया प्रेजेंटली 448 है, ये सब कुछ सब पार्ट्स के फॉर्म में रखा गया। मानिए मतलब जो जैसे हम लोग को संविधान पहले मिला उसी तरीके से हमारा रखा हुआ है संविधान। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पार्ट 1 है, जो जो इंपॉर्टेंट है इसी पार्ट के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 का मतलब क्या हो गया, भाग 1 हो गया। भाग 1 क्या बताती है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। यानी जो हमारा पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 हम लोग को बताती है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो है, इसका मतलब जो हमारा जो प्रदेश है, जो हमारे एरिया है, मिलनी कह सकते हैं, इसके बारे में बताता है। और इसको लेकर के 1 से लेकर के जो 4 आर्टिकल है वो इसी के अंडर में आता है। तो पार्ट 1 में कितने आर्टिकल आएंगे, 1 से लेकर के 4 तक। और ये क्या बताती है, ये हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताती है। यानी ये हमें आइडिया आपको देती है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कहाँ तक हमारा भारत है, कह सकते हैं भारत की बाउंड्रीज को लेकर के ये क्लैरिटी देती है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, ये पार्ट हम लोग को बताती है किससे रिलेटेड, ये हम लोग को सिटीजनशिप के बारे में बताती है, यानी नागरिकता के बारे में बताती है। और नागरिकता को लेकर के जो 395 जो टोटल आर्टिकल है, इसमें 5 से लेकर के 11 तक सिटीजनशिप के बारे में ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि सिटीजनशिप किसको हम भारत का नागरिकता देंगे या नहीं देंगे, ये सारी चीजें इसी में बताई गई है। इसके साथ जो पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 हम लोग को डील करती है फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स इंडिया के कौन से पार्ट में है। जिसको याद रखिएगा कि पार्ट 3 में है, और आर्टिकल कहां से कहां, मतलब कि फ्रॉम विच आर्टिकल्स इसका एक्सप्लेनेशन करता है। तो इसका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसके एक्सप्लेनेशन को बताता है। इसके साथ पार्ट 3 हो गया। इसके साथ पार्ट 4 के बारे में बात करें, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी पार्ट को मैं लिखूंगा। टोटल 22 पार्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा बस उसी को लिखूंगा। ये आपको मेमोराइज करना है या आपको अपने नोट्स में इसको उतार देना है, क्योंकि यही सारी चीजें क्वेश्चन में पूछी जाएगी। जो पार्ट 4 है, ये हम लोग को बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। और ये क्या है, ये हमारा आर्टिकल 36 से लेकर के ये 51 तक है। तो इसको याद रखिएगा, 36 से लेकर के 51 तक, जिसके बारे में क्या मैंने आपको बताया, ये बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में ये डिस्कशन करता है। अब आगे आता है, ये पार्ट 4 तक हो गया। इसके साथ पार्ट 5 में चलते हैं। पार्ट 5 के बारे में बात करते हैं। ये बताता है हम लोग को संघ के बारे में, मतलब यूनियन के बारे में बताता है। हम इसका सकते हैं सेंटर जो गवर्नमेंट होती है, ये जो सेंटर होता है, इसको पूरे अच्छे से बताता है कि सेंटर का पावर क्या है नहीं है, ये सब कुछ डिफाइन करता है। और ये कहां से कहां तक है, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है। इसके साथ जो पार्ट 6 है हमारा, पार्ट जो 6 है, ये हम लोग को बताता है स्टेट के बारे में। ये हम लोग को बताता है स्टेट के बारे में बताता है। और स्टेट के बारे में ये कहां से कहां तक आर्टिकल में डिफाइन करता है, 152 से लेकर के 237 तक। इसके साथ जो पार्ट 8 है, 6 को छोड़ता हूँ, 6 को मैंने आपको बताया स्टेट के बारे में बताता है, 7वां को छोड़ता हूँ, 8वां में आता हूँ। तो ये जो 8वां पार्ट है, ये किसके बताता है, ये बताता है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। यानी जो चीजें कॉमन हो जाती है, संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो राज्य का क्षेत्र है जिसपे गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसपे गवर्निंग कर लेती है, वैसे एरिया से रिलेटेड बताता है। और ये बताता है आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक। तो इसमें 3 आर्टिकल इसके अंडर में आ जाता है, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। जिसको क्या मैंने बताया कि ये जो हमारा पार्ट 8 है, इसको यूनियन टेरिटरीज करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र करते हैं, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे रिलेटेड ये डिस्कशन है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में ये बताता है। तो पार्ट 8 हो गया। पार्ट 8 के बाद आगे बढ़ते हैं, पार्ट 9 के बारे में बात करते हैं। ये जो पार्ट 9 है, ये पंचायती जो सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम होता है, यानी पंचायत के बारे में बात करती है। और ये आर्टिकल के 243 से लेकर के 243 वो इसका क्या है, सब पार्ट है, यहाँ तक आपको क्या करती है, बताती है। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद पार्ट 10 के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट 10 में हम लोग बात करेंगे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल्ड एंड
ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करते हैं। ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करते हैं, यानी जहाँ पे क्या होते हैं, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ डिफाइन करती है, 244 से लेकर के 244A तक। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये सब आर्टिकल्स के पार्ट के तौर पे हो जाएगा 244 से लेकर के 244A तक। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। इसको मैंने बता दी, ये क्या बताती है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में, जो जनजातियों का जो क्षेत्र है इंडिया में उससे रिलेटेड ये एक्सप्लेनेशन करती है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद याद रखिएगा पार्ट 15 के बारे में डायरेक्ट। पार्ट 15 में वो क्या बताती है, इलेक्शन सिस्टम के बारे में बताती है, यानी निर्वाचन के बारे में बताती है। निर्वाचन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्शन सिस्टम, यानी इलेक्शन के बारे में बताती है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये जो हमारा आर्टिकल है ये 324 से लेकर के 329 क तक, यानी ए तक कह सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करती है। इसको याद रख लीजिएगा। इसके साथ जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पार्ट 20 के बारे में बात करते हैं डायरेक्ट। पार्ट 20 के बारे में बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में संशोधन के बारे में बताती है। संविधान में किस चीज के बारे में बता रही है, संशोधन के बारे में, यानी कहने का मतलब अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कैसे होगा, इसको लेकर के ये सारा बात बताया गया। और ये आर्टिकल किस में बताया गया, आर्टिकल 368 में बताया गया। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट थे जिसको आपको रखना है ध्यान, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछेगा यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यही आपको इंपॉर्टेंट शेड्यूल पूछेगा, मतलब यही आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो पूरा आपको 395 ना आर्टिकल रटने की जरूरत है और ना पूरा का पूरा पार्ट्स रटने की जरूरत है। क्या रटने की जरूरत है, क्या मेमोराइज रखने की जरूरत है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में क्या थी, 8 अनुसूचियां थी। स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे। शेड्यूल का मैंने क्या बताया, मतलब अनुसूचियां, अनुसूचियां करने का मतलब लिस्ट, मतलब लिस्टिंग कर करके लिख दिया गया। तो जो 8 अनुसूचियां हैं इसमें अब क्या किसके बारे में बताता है, अब ये जो इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं शेड्यूल नंबर 1 में, हिंदी में क्या कहेंगे, ये जो अनुसूची नंबर 1 है, अनुसूची नंबर जो 1 है ये बताता है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण देता है, इसका एक्सप्लेनेशन देता है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डिटेल्स देता है। किस चीज का डिटेल देता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का ये राज्य क्षेत्र के बारे में, इसके क्षेत्रों के बारे में ये पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता है। इसी चीज को क्या किया गया, शेड्यूल किया गया। जैसे जो पहला पार्ट था वो बताता है, पहले जो पार्ट थे वो भी क्या बताते थे, एरियाज के बारे में एक्सप्लेनेशन करता था। तो वही सब चीज को क्या है, इसमें शेड्यूल कर दिया गया, मतलब एक जगह लिस्ट करके लिख दिया गया, मतलब जो सारे अनुच्छेद है इसको इस तरीके से लिस्ट करके, इस तरीके से एक एक करके ये शेड्यूल बना दिया गया। इस शेड्यूल में कई सारे आर्टिकल आ जाएंगे, और आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स कहाँ से है, पार्ट का ही एक भाग है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। छोटे स्तर पे सबसे पहले कह सकते हैं शेड्यूल है, शेड्यूल से बड़ा भाग है, और भाग से बड़ा क्या है, पूरा ऑल ओवर ये 395 आर्टिकल्स है। तो सबसे नीचे के लिस्ट में क्या है, शेड्यूल है। भाग के बारे में बात कर लिया। अब इस भाग को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो तोड़ रहे हैं तो शेड्यूल के फॉर्म में टूट रहा है, और वही शेड्यूल ये क्या है, पहला है। तो पहला जो शेड्यूल है वो किसके बारे में बताता है, डिटेल्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में ये हम लोग को एक्सप्लेन करता है, यानी राज्य और संघ के जो राज्य क्षेत्रों का ये विवरण के बारे में देता है। अब शेड्यूल दूसरे के बारे में बात करते हैं, क्या करता है, तो ये पेमेंट्स के बारे में बताता है, ये पेमेंट्स के बारे में बताता है, यानी जितने भी सारे यहाँ पे जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका क्या पेमेंट होगा, इसके रिलेटेड पेमेंट्स के बारे में ये एक्सप्लेनेशन करता है। इसके साथ में जो शेड्यूल चौथा है, इसके बाद याद रखना डायरेक्ट आपको, शेड्यूल चौथा क्या करता है, ये राज्यों व राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा सीट, जो राज्यसभा सीट है इसको लेकर के ये बात करता है। जो चौथा है ये राज्यसभा सीट के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, चौथा, यानी कहने का मतलब राज्यसभा आप जानते हैं राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा आप जान रहे हैं कि दो क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की दो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और राज्यसभा के कितने मेंबर्स होंगे, ये सब का एक्सप्लेनेशन इसी शेड्यूल चौथा में आता है। अब आगे बात करते हैं शेड्यूल का पांचवा। शेड्यूल का पांचवा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको बताता है शेड्यूल्ड एरियाज एंड जो अनुसूचित जाति और जो जनजातियों का जो क्षेत्र है उसमें कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे वहां पे सिस्टम चलाना है, ये सब आइडिया शेड्यूल पांचवा देता है। तो शेड्यूल पहला हो गया इंपॉर्टेंट, दूसरा हो गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसके साथ ही आपको चौथा मैंने आपको बताया, पांचवा बताया। अब आगे बताते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा, सातवां शेड्यूल पे फिर डायरेक्ट चलते हैं। छठा फिर आपको छोड़ देना है, सातवां के बारे में बात करते हैं। तो सातवां क्या बताता है हमको, यूनियन लिस्ट बताता है, स्टेट लिस्ट बताता है, इसके साथ हमको क्या बताता है, कंकरेंट लिस्ट बताता है। ये सबका आइडिया आपको देता है कि इसमें क्या क्या होगा नहीं होगा, ये सब चीज आपको बताता है। हिंदी में अगर बात करें इस चीज को लेकर के, तो ये हम लोग को संघ सूची
राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कह सकते हैं क्या पावर है संघ का, मतलब क्या पावर है यूनियन गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट के लिए क्या काम बनता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या काम बनता है, इसके साथ क्या ऐसे काम है जिसमें दोनों गवर्नमेंट एक साथ आती है, ये सब चीज का आइडिया आपको लिस्ट में मिलता है। तो जो संघ सूची है, जो राज्य सूची है, जो समवर्ती सूची है, ये सब शेड्यूल 7वां में बताया गया है। तो 7वां शेड्यूल को भी ध्यान रख लीजिएगा। अभी वर्तमान में मैंने आपको कितना बताया कि वर्तमान में 12 है, पहले कितना था सूची, पहले जो हमारा सूची था वो कितना था, 8 था, वर्तमान में क्या है, 12 है। तो मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ वो 12 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसको लेकर डिस्कस कर रहा हूँ, और 7वां तक मैं आपके साथ पहुंच चुका हूँ। 8वां जो अनुसूची है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये हम लोग को आइडिया देता है लैंग्वेज के बारे में कि इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है। तो जो स्टार्टिंग का टाइम जो हमारा जब संविधान बना था उस टाइम इसमें जो भाषा थी वो पहले के मतलब अभी के कंपेयर में क्या थी, कम थी। अभी जो वर्तमान में भाषा है इसको ध्यान रखना है, टोटल कितना है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को इसको लेकर के अप्रूवल दिया गया है। तो इस चीज को भी आप क्या कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ नौवां जो शेड्यूल है खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं 10वां जो शेड्यूल है इसको लेकर के बात करें। जो 10वां शेड्यूल है ये दल बदल विरोधी कानून बताता है, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 8वां शेड्यूल, अगर आपसे 10वां शेड्यूल पूछ ले तो आपको बताना है कि दल बदल विरोधी जो कानून है इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन किस मिलता है, 10वां मिलता है। इसको क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछ ले कि किस शेड्यूल में कहा जाता है तो ये आपको बताना है 10वां शेड्यूल में इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। इसके साथ 11वां के बारे में बात करें तो खैर 11वां के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये आपको जो पंचायती सिस्टम होता है इंडिया में इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियों के बारे में बात करती है। किसकी जिम्मेदारियों के बारे में, तो जो पंचायती जो सिस्टम होती है, जो पंचायती राज्य प्रणाली है इसके बारे में, ये आपका 11वां शेड्यूल। तो इस तरीके से 12 शेड्यूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट था ये मैंने आपको बता दिया। 22 पार्ट्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट था ये मैंने आपको बता दिया। अब बात रह गया कि जो आर्टिकल्स है 395, इसमें से अभी हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट में जाना था कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 हम लोग को यूनियन टेरिटरी जो एरियाज है इसको लेकर के बात करता है। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि 395 आर्टिकल्स में कौन कौन सा आर्टिकल्स पे आपको ध्यान रखना है। इसमें से एक आर्टिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया 368 किससे डील करता है, तो ये अमेंडमेंट एक्ट से डील करता है, मतलब संशोधन से रिलेटेड ये बात करता है। तो जो सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स थे, शेड्यूल थे, जो फीचर्स थे, कहां से क्या लिया गया, ये सब कुछ मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। अब अगले क्लास में हम लोग सीधे डायरेक्ट इस पॉलिटी में बात करेंगे 395 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लोग फंडामेंटल राइट्स में एंट्री कर जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स में एंट्री कर जाएंगे। इसके बाद कह सकते हैं जो पॉलिटी है, पॉलिटी का 60 to 70% जो आपका क्वेश्चन है वो इतना में से ही आपका आता है। तो आगे वाले क्लास में फिर हम लोग ये जो 395 आर्टिकल्स है इसके बारे में देख लेंगे। तो आई थिंक जो भी मैंने चीज बताया है, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, आप क्या कीजिएगा, इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और जितनी भी सारी बात मैंने आपको बताया इसका हिंदी मीडियम पीडीएफ और इसका इंग्लिश मीडियम पीडीएफ क्लास में अटैच कर दिया गया है। तो आप इस पीडीएफ के सपोर्ट से आपको क्या करना है, अपना नोट्स तैयार कर लेना है, ताकि जब आने वाला टाइम होगा परीक्षा तो उस टाइम में अच्छे से आप मेमोराइज कर सके। ठीक है, तो फिर इस क्लास को एंड करते हैं। फिर अगले क्लास का जो टाइमिंग है, आज जीके का क्लास है 3:30 से, फिर उस जीके वाले क्लास में प्रेजेंट हो जाइएगा। जिनको किनको क्या पढ़ना है ये सब कुछ क्लास के रूटीन में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस क्लास को एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।